ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन का टर्म स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मास फ्रैक्शन। जैसे हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, तो मोल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते थे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते थे। उसी तरह अब हम लोग मास फ्रैक्शन देखेंगे। तो मास फ्रैक्शन में क्या करेंगे, जिसका मास फ्रैक्शन निकालना है उसके मास को टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन हो, किसका मास फ्रैक्शन निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट को टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें हमने लिखा है इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। जितना सॉल्यूट का मास है उसे डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के मास से। दोनों का यूनिट सेम लेना है। अगर सॉल्यूट ग्राम में ले रहे हैं तो सॉल्यूशन का भी मास ग्राम में लेंगे, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे मास फ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है मास फ्रैक्शन का, मास फ्रैक्शन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मास लेंगे हम लोग ग्राम में, तो सॉल्यूशन का भी मास हम लोग ग्राम में लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। तो सॉल्यूट के मास को सॉल्यूशन के मास से डिवाइड कर देंगे, तो वो मास फ्रैक्शन आ जाएगा सॉल्यूशन का। अगर कुछ नहीं बोला है तो यही करेंगे, लेकिन अगर बोला है दो टर्म दे दिया है, किसी एक टर्म का निकालना है, तो उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब देखो ये मास का रेशियो है तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये भी यूनिट लेस होता है, इट इज यूनिट लेस। और इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट क्यों होगा, क्योंकि ये मास का रेशियो है, इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, और जिस टर्म में वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब हमने मास फ्रैक्शन पे एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मास फ्रैक्शन ऑफ, मास फ्रैक्शन निकालना है, ए सॉल्यूशन इन विच 50 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्यूशन। 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में 50 ग्राम NaCl डिजॉल्व्ड है, तो इसका मास फ्रैक्शन क्या होगा। तो इसका मास फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो मास फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग पता है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास कितना लिया गया, 50 ग्राम है, जो सॉल्यूट है ये 50 ग्राम दिया है, तो 50 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 1 kg। तो 1 kg ग्राम में लेंगे, क्योंकि ये ग्राम में लिया है तो इसे भी ग्राम में लेंगे, तो 1 kg जो है 1000 ग्राम होता है, पता होगा आपको, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा हमारा 1000, तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो 50/1000 क्या हो जाएगा, अब इसे कट करोगे तो 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 से 20 टाइम में 5 टू जाते हैं 0, 1/20, तो 1/20 आ जाएगा इसका मास फ्रैक्शन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन के टर्म हम लोग देख रहे हैं, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसे ही हम लोग शॉर्ट में ppm बोलते हैं। मिलियन का मतलब होता है 10 का पावर 6। तो जो पार्ट्स पर मिलियन है इसे हम लोग डिफाइन करेंगे, 10 का पावर 6 में से जितना पार्ट्स होगा सॉल्यूट का उसे हम लोग बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। तो हमने डिफाइन किया है, इट इज डिफाइंड एज पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के पार्ट्स प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ, कितने में लेंगे 10 प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसे जो फॉर्मूला लिखे हम लोग, तो इसका फॉर्मूला में आ जाएगा, दैट इज ppm इक्वल्स टू, तो सॉल्यूट का पार्ट्स लेंगे, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, और 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि 1 पार्ट में निकालने के लिए सॉल्यूशन से डिवाइड किया, और 10 का पावर 6 है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर पार्ट्स पर बिलियन बोलता तो 6 के बदले 10 का पावर 9 ले लेते हैं यहाँ पे। अब इसका अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो पार्ट्स पर मिलियन का जो यूनिट है वो हो जाएगा ppm, तो इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं ppm। और सिमिलरली हम लोग पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन भी बोल सकते हैं। बिलियन में 9 ले लेंगे, ट्रिलियन में 10 का पावर 12 ले लेंगे, बस यहाँ पे चेंज होगा और बाकी सारे सेम रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं ppm पे। तो न्यूमेरिकल हमने लिया है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच, इन ppm निकालना है, इन विच 15 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 is dissolved
इन 1 किलोग्राम सॉल्यूशन। अब ये मिलीग्राम में है तो इसे भी हम लोग मिलीग्राम में लेंगे, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अब ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन में ppm निकालना है, तो कितना सॉल्यूट है 15 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन 1 किलोग्राम है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में आ जाएगा, फिर इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीग्राम में आ जाएगा, इंटू 10 का पावर 6 ppm। तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10 का 1000 मतलब 10 का पावर 3, ये 1000 10 का पावर 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 का पावर 6 से डिवाइड करो इंटू 10 का पावर 6 ppm। 10 का पावर 6 से 10 का पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 15 बच जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया तो बच गया हमारे पास 15 ppm आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हम लोग ले रहे हैं दैट इज स्ट्रेंथ। जैसे हमने डेंसिटी पढ़ा है, डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी में जिस सब्सटेंस का मास लेते हैं उसी का वॉल्यूम लेते हैं। लेकिन जो स्ट्रेंथ निकालेंगे हम लोग किसी सॉल्यूशन का, उसमें हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं लेंगे, मास लेंगे सॉल्यूट का और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंथ। तो 1 लीटर है तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो 1 लीटर सॉल्यूशन है मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 करना है, इसीलिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इसे डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में डिवाइड कर देंगे। ऊपर क्या लिया है मास ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब ऊपर लेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और किस में लेना है ग्राम में, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ जब भी निकालना होगा तो मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारा स्ट्रेंथ आएगा। ठीक है, लेकिन डेंसिटी में अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट लेते तो मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेते तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट आता, मास ऑफ सॉल्यूशन अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आता। लेकिन जो स्ट्रेंथ है उसमें मास लेंगे सॉल्यूट का और वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का, तो हम लोग उसे बोलेंगे स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करें तो ऊपर ग्राम है नीचे लीटर है, तो ग्राम पर लीटर, या लीटर को हम लोग डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसमें वॉल्यूम आ रहा है इसीलिए ये टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। स्ट्रेंथ का एक और फार्मूला होता है 12th में हम लोग और डिस्कस में देखेंगे, क्यों ये फार्मूला लिखते हैं वो भी बताएंगे। जो स्ट्रेंथ है मोलरिटी जो अगर हमारे पास दिया हुआ है तो उसे अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगा। स्ट्रेंथ होता है मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, मोलर मास सॉल्यूट, मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्यों लेते हैं, क्योंकि मोलरिटी लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग अगर मास में चेंज कर दें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो मास में चेंज करने के लिए मोल को क्या करते हैं मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए हमने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्ट्रेंथ आ गया। ठीक है, अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट विल बी स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इफ इट्स मोलरिटी इज 0.1 मोलर। मोलरिटी हमें दे दिया है और स्ट्रेंथ निकालना है। तो अभी हमने बताया था जो हमारे पास मोलरिटी दिया है उसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्ट्रेंथ निकालना है। मोलरिटी 0.1 दिया है, सॉल्यूट NaCl है तो NaCl का मोलर मास क्या होगा, Na का 23, Cl का 35.5 दैट इज़ 58.5, यह आ जाएगा ग्राम पर लीटर, दैट इज मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.85 ग्राम पर लीटर, ये इसका स्ट्रेंथ आ जाएगा। अब एक लास्ट टर्म हम लोग कर रहे हैं नॉर्मेलिटी, जो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में दोबारा जब टाइट्रेशन बताएंगे तो उसमें फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नॉर्मेलिटी तो यहीं पे कर लेते हैं, वहाँ पे टाइट्रेशन को एक्सप्लेन करूँगा। टाइट्रेशन हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, ओनली नॉर्मेलिटी क्या होता है वो देख लेते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म ले रहे हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म नॉर्मेलिटी को डिफाइन करते हैं हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म्स में। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का है उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी। तो लिखा है हमने, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे नॉर्मेलिटी। मतलब नॉर्मेलिटी जो होगा ये आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो ग्राम इक्विवेलेंट है इसको हमने डिफाइन किया है नॉर्मेलिटी को ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो हमारा मोलेरिटी था उसमें मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया, इसमें क्या कर दिया मोल के बदले ग्राम इक्विवेलेंट ले लिया। तो मोल निकालने का तो तरीका हमें पता है, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए बताएंगे, उससे पहले हम लोग इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या लीटर को डेसीमीटर क्यूब बोलेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट पर डेसीमीटर क्यूब, जिसे हम लोग शॉर्ट में नॉर्मल या कैपिटल एन लिखते हैं। और नॉर्मेलिटी को भी हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें देखो वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो जैसे हम लोग मोल निकालते हैं, मास को मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, उसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट में जो करेंगे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास मास है गिवन मास इन ग्राम, इसको डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट मास से। तो मोलर मास तो हमें पता है क्या होता है, जो मोलिकुलर मास है उसे ही ग्राम में लिखते हैं। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? तो इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका है, इक्विवेलेंट मास मोलर मास के ही इक्वल होता है, लेकिन उसे एन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो मोल निकालते कैसे, गिवन मास बाय मोलर मास, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो अगर हमें एन फैक्टर आ जाए तो सारा कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। तो एन फैक्टर जो निकालने का तरीका है वो है, अगर हमारे पास कोई एसिड है तो एसिड का एन फैक्टर होता है बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। और बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। जैसे HCl है तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी, एक ही H दे पाएगा 1, H2SO4 है उसकी 2 हो जाएगी क्योंकि 2 H प्लस आयन दे पाएगा, जितना H प्लस आयन देगा वही उसकी बेसिसिटी होगी। जैसे हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का लिखा है तो 2 हो जाएगी एन फैक्टर क्योंकि बेसिसिटी 2 है। HCl बोलते एक ही H दे पाएगा तो 1 आ जाएगी। उसी तरह अगर बेस के लिए बोलें तो वो हो जाएगा एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी का मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, कितना OH माइनस आयन देगा। जैसे ये NaOH हमने यहाँ लिया था, NaOH का एन फैक्टर हो जाएगा 1 क्योंकि ये एक OH माइनस देगा। उसी तरह अगर हमारे पास सॉल्ट हो तो सॉल्ट के केस में चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, एनायन या कैटायन पे चार्ज लेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कैटायन या एनायन से। या तो कैटायन लेना है या एनायन, दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों नहीं। जैसे कि हमने ले लिया CaCl2, तो CaCl2 में अगर कैटायन लेंगे तो Ca2 प्लस, तो चार्ज 2 है, एन फैक्टर 2 आ जाएगा। या एनायन लेंगे तो एनायन है Cl माइनस, तो Cl माइनस में -1 चार्ज है और 2 Cl है तो 2 × 1 2 हो जाएगा। तो दोनों से सेम आएगा, कैटायन का लो या एनायन का लो। और एक चीज़ और पढ़ेंगे एन फैक्टर निकालने के लिए, वो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में देखेंगे। अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला देख लो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी आपको पता ये नहीं चल पाएगा। और अगर आपको मोलेरिटी दिया हुआ है और एन फैक्टर पता है तो मोलेरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। डायरेक्ट हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और एक होता है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन जैसे मोलेरिटी इक्वेशन M1V1 = M2V2 था, उस तरह ये होता है N1V1 = N2V2, N1V1 = N2V2। N1V1 क्या आएगा, देखो जो हमारा नॉर्मेलिटी था वो क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो N1V1 एक सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट, N2V2 दूसरे का ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब जो ग्राम इक्विवेलेंट है सारे सब्सटेंस का इक्वल होगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर। और इसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो ये लॉ है इसे ही हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं। इसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में डिटेल में देखेंगे। और इसी पे जो है हमारा जो टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन होगा वो बनेगा। तो अब हम लोग पहले एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इस पर। तो क्वेश्चन हमने लिया है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ एन
aqueous solution of sulfuric acid if 9.8 gram sulfuric acid is dissolved in 2 liter solution। 2 लीटर सॉल्यूशन में 9.8 ग्राम डिजॉल्व्ड है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमारे पास n फैक्टर क्या होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, 2H+ दे सकता है तो 2 होगा। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास है उसे n फैक्टर से डिवाइड कर दो 49। तो यहाँ से हमारा ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा, जितना मास दिया है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ये आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा हमारे पास 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। अब डायरेक्ट हम लोग नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी जितना ग्राम इक्विवेलेंट आया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 लीटर। तो वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, इसका मीटर नॉर्मल आएगा, दैट इज 0.1 नॉर्मल। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।